हेलो एंड वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 11th मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आज हम लोग इस वीडियो में टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग नॉमिनेशन टू राज्यसभा, अभी 12 लोगों को हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा नॉमिनेट किया गया है, तो उनके बारे में जानेंगे और नॉमिनेशन से रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं और क्या प्रावधान है, ये सारा कुछ हम लोग पहले देखेंगे। उसके बाद जो हमारा आज का क्वेश्चन होगा, सबसे पहला क्वेश्चन होगा साउथ चाइना डिस्प्यूट से रिलेटेड। अभी फिलीपींस और चाइना आपस में फिर से साउथ चाइना में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो इससे रिलेटेड हमारा साउथ चाइना डिस्प्यूट होगा, से रिलेटेड न्यूज को हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। उसके बाद कोरल्स एंड कोरल ब्लीचिंग से रिलेटेड हमारा दूसरा सवाल होगा। अभी जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, वहां पे मास कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसका क्या कॉम्प्लिकेशन है हमारे इन्वायरमेंट पे और मैरीन फूड चेन से रिलेटेड, ये सारा कुछ हम लोग सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन होगा वो कैल्बम क्लाउड से रिलेटेड होगा। कैल्बम क्लाउड्स का अभी कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, ये सारा कुछ हम लोग थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे। आज का जो फोर्थ क्वेश्चन होगा गैंगेटिक डॉल्फिन से रिलेटेड होगा। अभी फर्स्ट नेशनल रिसर्च सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ है, खुला है, तो ये कहाँ पे खुला है और गैंगेटिक डॉल्फिन किस क्या स्टेटस है उसका साइट्स के अनुसार या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार, ये सारा कुछ हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे। उसके बाद हम लोग ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म, ये अभी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, तो इससे किसानों को क्या मदद मिलेगी, क्या ये इंपॉर्टेंस रखता है फार्मर के लिए, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग प्रोजेक्ट सीबर्ड, ये किस चीज से रिलेटेड है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी सिग्निफिकेंस को हम लोग देखेंगे, प्रोजेक्ट सीबर्ड। फिर आज का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा वो लचित बोरपुकन, ये होम किंगडम के जनरल थे, इनका अभी स्टैचू का इनॉग्रेशन किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा, तो ये देखेंगे कि ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है और इनसे रिलेटेड टर्म्स को और हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 12 लोगों को नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में, उसमें एक है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति एक फिलंथ्रोपिस्ट हैं और ये इंफोसिस फाउंडेशन के चेयरमैन भी रह चुकी हैं। इनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। और हम अगर 11 जो इनके सुधा मूर्ति जी के साथ साथ जो 11 अदर्स को नॉमिनेट किया गया उनका अगर नाम देखें, तो पहला एक 3 टाइम बीजेपी लोकसभा एमपी फ्रॉम यूपी राम सकल। उसके बाद राकेश सिन्हा जी को नॉमिनेट किया गया है, जो एक ऑथर हैं और आरएसएस के लीडर हैं। फिर सोनल मान सिंह भरतनाट्यम के ये एक्सपोनेंट हैं, तो इनको भी नॉमिनेट किया गया है। फिर हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी को नॉमिनेट किया गया है। महेश जेठमलानी, ये सीनियर लॉयर थे, बीजेपी के लीडर हैं, इनको नॉमिनेट किया गया है। अयंग राजा, ये म्यूजिशियन है, इनको भी नॉमिनेट किया गया है हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। फिर वीरेंद्र हेगड़े, ये फिलेंथ्रोपिस्ट हैं और हेरिडेटरी एडमिनिस्ट्रेटर हैं ऑफ धर्मस्थल टेम्पल, तो इन्हें भी अभी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। फिर एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट पीटी उषा जी को भी नॉमिनेट किया गया है। फिर बीजेपी लीडर फ्रॉम गुज्जर कम्युनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गुलाम अली, इनको भी नॉमिनेट किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। और विजेंद्र प्रसाद, जो कि एक तेलुगु स्क्रीन राइटर है और फिल्म डायरेक्टर है, इन्हें भी नॉमिनेट किया गया है। और सबसे जो लास्ट है वो पंजाब एजुकेशनिस्ट सत्यम सिंह संधू। तो ये टोटल 12 नाम है जिनको हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। अगर हम नॉमिनेशन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 80 का सब क्लॉज 3 नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में बात करता है, जो बोलता है कि टोटल 245 जो हमारे राज्यसभा में मेंबर हैं, उसमें से 12 जो होंगे सो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे राष्ट्रपति जी के द्वारा, तो ये अभी इनको नॉमिनेट किया गया है। अगर हम नॉमिनेटेड मेंबर और शेड्यूल 10 के बारे में देखें, शेड्यूल 10 जो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून के बारे में बात करती है, तो अगर ये 12 मेंबर नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इन पे शेड्यूल 10 लागू नहीं होगा। लेकिन अगर ये 6 महीने का टाइम लैप्स कर जाता है और उसके बाद ये अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो शेड्यूल 10 इन पे लागू होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ, और इनका मेंबरशिप भी जा सकती है।
तो ये भी ध्यान रखिएगा कि शेड्यूल 10 में 6 मंथ का इनको टाइम लिमिट दिया गया है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के लिए या नहीं ज्वाइन करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अभी नॉमिनेशन से रिलेटेड, और जो हमारे लोग को 12 लोगों को नॉमिनेट किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो साउथ चाइना सी से रिलेटेड है कि कौन कौन से देश हैं जो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं। पहला ब्रुनई, मलेशिया, जापान, फिलीपींस, सिंगापुर या वियतनाम। आपके ऑप्शन है एनी 3, एनी 4, एनी 5 या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एनी 4, क्योंकि यहाँ पे जापान और सिंगापुर नहीं है, ब्रुनई, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, फिर एक है चाइना, ताइवान और एक है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया नहीं है, इंडोनेशिया। तो ये टोटल 7 देश का ही है, या चाइना और ताइवान। चाइना तो वन चाइना पॉलिसी, ताइवान को तो अपना ही पार्ट मानता है। तो टोटल इन देशों के बीच में डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी से रिलेटेड। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है चाइना ने फिलीपींस कोस्ट गार्ड पे, और फिर फिलीपींस ने भी उसका रिटेलिएशन किया है। तो इसके से रिलेटेड अभी ये, इसलिए ये साउथ चाइना सी न्यूज में है। अगर हम साउथ चाइना सी के बारे में देखें तो ये जो रेड लाइन है इसको चाइना 9 डैश लाइन भी बोलता है। ये जो रेड लाइन है इसको चाइना क्लेम करता है अपना टेरिटोरियल वाटर, और जो ब्लू लाइन है ये यूएन क्लॉज जो कि 200 नॉटिकल माइल देता है, ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन। तो ये है ब्लू जो यूएन क्लॉज के अंदर में आता है, लेकिन ये रेड लाइन चाइना क्लेम करती है अपना टेरिटोरियल वाटर। अगर हम साउथ चाइना सी में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो ये है पारासेल आइलैंड, स्पार्टले आइलैंड और है स्कारबोर सोहोल। ये 3 जो हैं इनको चाइना अपना पार्ट मानता है। ये फिलीपींस कहती है कि ये मेरा पार्ट है। ये पारासेल और स्पार्टले जो है वियतनाम और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है। तो ये 3 को याद रखिएगा। ये पारासेल और स्पार्टले है, यहाँ पे चाइना अपना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी कर चुका है। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज में है। ये स्कारबोर्ग सोहोल जो है इसको चाइना बोलता है कि 2000 साल पहले ये चाइनीज पीपल के द्वारा इस आइलैंड का खोज किया गया था, इसलिए मेरा है। और ये पारासेल और स्पार्टले के बारे में वो बोलता है कि हम यहाँ पे चाइनीज पीपल के द्वारा इतिहास में रूल किया गया है, हिस्ट्री में रूल चाइनीज पीपल के द्वारा किया गया है, तो इसलिए ये दोनों भी आइलैंड मेरे अंडर में आते हैं, ये मेरा ही पार्ट है। लेकिन वियतनाम इसका काउंटर करता है। तो इसलिए ये 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि साउथ चाइना सी में है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द कोरल्स एंड कोरल ब्लीचिंग कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, अंडर स्ट्रेस कंडीशन द जूजेंथली स्टार्ट प्रोड्यूसिंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। सेकंड है, ए कोरल ब्लीचिंग इवेंट कैन अकर बोथ ड्यूरिंग अ ला नीना और अल नीनो वेदर पैटर्न। ये बताना ये दोनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सी, बोथ, दोनों ही ये स्टेटमेंट सही है। अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी ये न्यूज आया कि जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ, ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा कोरल्स का स्थान है। ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ सबसे ज्यादा कोरल्स पाए जाते हैं। वहां पे अभी मास ब्लीचिंग इवेंट अभी पता चला है। ये कोरल्स होते क्या है? ये कोरल एक मैरीन इनवर्टिब्रेट्स है। इनवर्टिब्रेट मतलब जिसका, वैसे जानवर जिनका स्पाइन न हो, तो ये इनवर्टिब्रेट्स हैं कोरल्स। ये 2 चीज से बने होते हैं, एक पॉलिप्स और दूसरा पॉलिप्स के अंदर में ही होता है जूजेंथली जो कि एक एल्गी है। ये जूजेंथली का काम होता है पॉलिप्स के लिए न्यूट्रिशन एंड फूड प्रोवाइड करना। और ये दोनों ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, एक दूसरे के बिना दोनों में से कोई नहीं जी सकता। अगर जूजेंथली अगर पॉलिप से अलग हो गया तो वो भी डाई कर जाएगा, और पॉलिप्स भी अगर उसको फूड एंड न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसका भी ग्रोथ नहीं होगा, वो भी खत्म हो जाएगा।
कोरल ब्लीचिंग में होता क्या है कि ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंज एंड क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे जो ओशियन है उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। टेम्परेचर राइज होने के कारण जो ये जूज एंथली है ये आ जाता है स्ट्रेस में, टेंशन में, और ये स्ट्रेस में आकर के रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन जो है सिर्फ पॉलिप्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो पॉलिप्स को हार्म करते हैं। तो लेकिन ये ड्यू टू स्ट्रेस के कारण ये रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगता है। तो जब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगता है जो कि पॉलिप्स को नुकसान पहुंचाता है, तो पॉलिप्स क्या करता है कि इसको किक आउट कर देता है, इसको एक्सपेल कर देता है जूजेंथली को अपने अंदर से। तो पॉलिप्स इसको बाहर निकाल देता है। उसके बाद क्या होता है कि पॉलिप्स को खाना मिलना बंद हो जाता है क्योंकि जूजेंथली वहां पे नहीं है। तो पॉलिप्स जो है उसका ग्रोथ बंद हो जाता है और धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। तो ये दोनों ही सिम्बायोटिक रिलेशन में है, एक दूसरे के बिना दोनों में से किसी का काम नहीं चलने वाला। तो इसलिए और इसी पूरे जो प्रोसेस है इसको कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। अभी ग्रेट बैरियर रीफ में ये मास ब्लीचिंग हो रहा है और इस तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम काउज ऑफ द कोरल ब्लीचिंग देखें तो सबसे पहला काउज है ओशियन टेम्परेचर राइज। जो ओशियन टेम्परेचर राइज हो रहा है ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंज, तो इसका सबसे बड़ा काउज है कोरल ब्लीचिंग का। और जो पॉल्यूशन हो रहा है ओशियन में वो भी दूसरे एक काउज है कोरल ब्लीचिंग से रिलेटेड। और ड्यू टू क्लाइमेट चेंज अब लो टाइड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो लो टाइड भी कोरल ब्लीचिंग के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और चौथा जो कारण है ये चेंज इन सैलिनिटी। जो समुद्र का खारेपन जो सैलिनिटी है उसमें भी चेंज हो रहा है, जिसके कारण भी कोरल को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर कॉन्सिक्वेंसेस देखें कि कोरल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये सबसे पहले ये अफेक्ट करेगा फूड चेन। जो मैरीन इकोसिस्टम है उसका फूड चेन इससे अफेक्ट होगा, जो कि हार्मफुल है। और इस कोरल के अंदर कई एक बायोडाइवर्सिटी सरवाइव करते हैं इस कोरल पे, तो उनको भी ये हार्म पड़ेंगे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी होने का खतरा है। और जो तीसरा है कोरल जो है इसमें कलर होते हैं, कलर पिगमेंट होता है जूज एंथली में, जो कि कोरल्स को कलर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर जूज एंथली ही निकल जाएगा तो कोरल ये देख रहे बिना कलर्स का है। तो जिसके कारण कलर होने के कारण ये यहाँ पे कई एक मैरीन डाइव करते हैं लोग, टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ होता है, लोग जाते हैं देखने के लिए, तो उसमें भी कमी आएगा। तो इससे इकोनॉमी को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए कोरल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ कैल्बम क्लाउड्स। ये कैल्बम क्लाउड किस क्लाउड में फॉर्म होता है, तो ये बताना है। पहला है अल्टो स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस या अल्टोक्यूमुलस। तो ये बताना है कैल्बम क्लाउड किस क्लाउड में फॉर्म होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, अल्टोक्यूमुलस। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि नासा ने एक पिक्चर रिलीज किया था इंस्टाग्राम पे। ये देख सकते हैं नासा अर्थ का है, वो अभी कैल्बम क्लाउड को के बारे में इस पिक्चर में रिलीज किया गया था। तो ये पहले साइंटिस्ट के कंफ्यूजन था कि कैल्बम क्लाउड का फॉर्मेशन होता कैसे है, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि जब एरोप्लेन इस कैल्बम क्लाउड से गुजरते हैं तब इसका फॉर्मेशन होता है। और ये एरोप्लेन ऑटो क्यूमुलस क्लाउड से जब गुजरती है तो ये ऑटो क्यूमुलस होता है जो सुपर कूल्ड होता है, मतलब बर्फ नहीं रहता है लेकिन सुपर कूल्ड होता है, लिक्विड ही होता है। तो जब यहाँ से एरोप्लेन गुजरती है तो वहाँ का जो लिक्विड होता है वो नीचे चला जाता है, जिससे कारण वहाँ पे होल क्रिएट होता है, उसी को कैल्बम क्लाउड्स बोलते हैं। तो ये अभी नासा इस फोटो को रिलीज किया था, इसलिए न्यूज में था। तो याद रखिएगा ये ऑटो क्यूमुलस क्लाउड में इसका फॉर्मेशन होता है। अगर हम क्लाउड्स के टाइप के बारे में बात करें तो ये देखिए लोअर क्लाउड्स हैं, ये मिडिल क्लाउड्स और ये हाई क्लाउड्स हैं, और ये दोनों जो है से वर्टिकल क्लाउड है। तो स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, निम्बो स्ट्रेटस, ये तीन जो है से लोअर क्लाउड, ऑल्टो स्ट्रेटस एंड ऑल्टो क्यूमुलस, यही इसी में कैल्बम क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और सबसे ऊपर जो हाई क्लाउड है सीरो स्ट्रेटस, सीरो क्यूमुलस या सीरस। तो ये कुछ टाइप ऑफ क्लाउड्स है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और अभी कैल्बम क्लाउड न्यूज में था, ऑटो क्यूमुलस क्लाउड में इसका फॉर्मेशन होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है
कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैंगेटिक डॉल्फिन। पहला स्टेटमेंट है, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल, इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, द गंगा रिवर डॉल्फिन कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर एंड इज इसेंशियली ब्लाइंड। तो ये बताना है ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन ऑफ द अबव। यहां पे ऑप्शन सी, बोथ, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब ये गैंगेटिक डॉल्फिन क्यों न्यूज में है, क्योंकि अभी पटना में देश का पहला नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर गैंगेटिक डॉल्फिन का इनॉग्रेशन किया गया है। अगर गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में देखें तो इसको आइडेंटिफाई किया गया था 1801 में। इसका साइंटिफिक नेम है प्लांटनिस्टा गैंगेटिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना रिवर में रहता है। ये कहाँ, नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश तीनों देश में होता है। और ये फ्रेश वाटर में ही केवल रह सकता है, और ये इसेंशियली अंधा होता है, ब्लाइंड होता है। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस को देखें कि इसका क्या महत्व है, तो ये रिलायबल इंडिकेटर है हेल्थ ऑफ द इंटायर रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम का कैसा हेल्थ है, वो पॉल्यूशन फ्री है या नहीं है, वो फ्रेश वाटर उसमें है या नहीं, इसका एक रिलायबल इंडिकेटर है गैंगेटिक डॉल्फिन। इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित किया गया था। अगर हम इसका इंडिकेट देखें किस कैटेगरी में आता है, तो ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में आता है। वही आयुषीएन के डेटा के अनुसार ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, और साइट्स के अनुसार अपेंडिक्स 1 में ये आता है, और कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के तहत ये अपेंडिक्स 2 में आता है। अगर हम इसका थ्रेट देखें तो इसका सबसे बड़ा थ्रेट है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर से इसको सबसे ज्यादा थ्रेट है, और उसके बाद जो डैम बन रहे हैं रिवर पे, जो फ्लो ऑफ वाटर को रोक देते हैं, तो उससे भी ये गैंगेटिक डॉल्फिन को नुकसान होता है। अगर स्टेप देखें जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है गैंगेटिक डॉल्फिन के प्रोटेक्शन के लिए, तो पहला प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया, जिससे डॉल्फिन को प्रोटेक्शन देने के लिए और इसको बचाने के लिए काम किया जाता है इस प्रोजेक्ट के अनुसार। और नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो ये भी डेट याद रखिएगा, 5 अक्टूबर को नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे मनाया जाता है। और डॉल्फिन सेंचुरी भी इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे, ये भी बिहार में ही किया गया है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी। तो ये भी याद रखिएगा कि ये बिहार में है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो पांचवा क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग मिनिस्ट्री ई किसान उपज निधि इनिशिएटिव वाज लॉन्च। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, सी है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो ये बताना है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये ई किसान उपज निधि इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे इसी मिनिस्ट्री के अंडर में एक वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, WDRA। इसका काम है जो हमारे किसान का पैदावार जो उपज होता है उसको वेयर हाउस में स्टोर करना। तो इसी का ये डिजिटल इनिशिएटिव है, ई किसान उपज निधि। तो ये ध्यान रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये किसान को अपना पैदावार को सुरक्षित वेयर हाउस में रखने से रिलेटेड ये इनिशिएटिव है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो बताना है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट सी बर्ड। अभी ये न्यूज में था, तो ये बताना है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। दिस प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट मैरीन स्पीसीज। और दूसरा स्टेटमेंट है इट्स मोर फोकस ऑन माइग्रेटरी बर्ड। तो ये बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, नन ऑफ द अबव। ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट
सी बर्ड है ये नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अभी राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इनॉग्रेट किए हैं इंफ्रा प्रोजेक्ट एट कन्वर पोर्ट। ये जो है ये कर्नाटका में है, यहीं पे ये नेवल बेस बनाया जा रहा है। जब 1971 में इंडो पाक वार हुआ था तो उस वक्त इंडियन नेवी को ये लगा कि हमें एक वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न कोस्ट पे एक नेवल बेस का जरूरत है, क्योंकि मुंबई में जो हार्बर है वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता था। तो इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड एलोकेट किया, सैंक्शन किया 1985 में। उस वक्त राजीव गांधी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। पहला जो फर्स्ट फेज है वो 2011 में कंप्लीट हो चुका है। अभी सेकंड फेज पे काम चल रही है। ये कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है। करवर, करवर एक जगह है कर्नाटका में, वहां पे ये बनाया जा रहा है। और इस जो पूरा जो प्रोजेक्ट है ये जब टोटल कंप्लीट हो जाएगा तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर के सबसे लार्जेस्ट नेवल बेस होगा। ये टोटल 32 वारशिप, 23 सबमरीन, हैंगर फॉर सेवरल एयरक्राफ्ट, ड्राई डॉक्स और भी कई एक इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो कि इंडियन नेवी को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे और हमारे सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट सीबर्ड जो है से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है रिलेटेड टू नेवल बेस ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है लचित बोरपुकन। ये एक कमांडर थे अहोम किंगडम के। तो ये बताना है कि इनका भी स्टैचू अनवील किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। तो ये बताना है किस शहर में अनवील किया गया है, क्योंकि ये असम में अनवील हुआ है। तो असम के किस शहर में इसको इनॉग्रेट किया गया है? गुवाहाटी, जोरहट, डिब्रूगढ़ या सिलचर? ये जोरहट। लचित बोरपुकन जी का स्टैचू जो है सो जोरहट में अभी इनॉग्रेट किया गया है, अनवील किया गया है। ये देखिए पीएम मोदी अनवील ब्रोंज स्टैचू ऑफ अहोम जनरल इन असम। अगर इनके बारे में हम जाने तो बैटल ऑफ सरी घाट, ये जो मुगल अंपायर और अहोम किंगडम के बीच में ये बैटल हुआ था तो उसमें ये एज ए जनरल ऑफ अहोम किंगडम के रूप में इस बैटल में फाइट किए थे। और ये जब बैटल हुआ था तो उस वक्त अहोम किंगडम के राजा थे राजा राम सिंह वन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इनका जब डेथ हुआ था तो ये मैडम, ये एक जगह है मैदान, यहाँ पे इनका बरियल किया गया था। और ये जगह है जोरहट में। तो वहीं पे अभी जहाँ पे इनका बरियल किया गया था वहीं पे इस स्टैचू को अनवील किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, लचित बोरपुकन अहोम किंगडम के जनरल थे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।